जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामला इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म पढ़ेंगे और वो है ऊष्मा इंजन यानी कि हीट इंजन। हम हीट इंजन के बारे में आपको बता दें कि यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में अविरत रूप से, अविरत का मतलब कंटिन्यूअसली, परिवर्तित किया जाता है। यानी ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करने की यह एक युक्ति है। हम आपको बता दें कि मुख्य रूप से ऊष्मा इंजन के 3 भाग होते हैं। एक ऊष्मा स्रोत होता है, ऊष्मा स्रोत जहाँ से ऊष्मा प्राप्त होती है। और जानते हैं वास्तव में ऊष्मा स्रोत जो होता है वह कार्यकारी पदार्थ होता है। कार्यकारी पदार्थ का क्या मतलब हुआ? जैसे अभी हमने आपको बताया कि ऊष्मा स्रोत यानी जहाँ से ऊष्मा हमको प्राप्त होती है, तो ये डीजल होता है, पेट्रोल होता है, ये ऊष्मा स्रोत का कार्य करते हैं। ये जलते हैं तो इनके जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है। और दूसरा होता है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ जानते हैं, ये पेट्रोल का वाष्प होता है, डीजल का वाष्प होता है, ये कार्यकारी पदार्थ होता है। और तीसरा होता है सिंक। सिंक का मतलब जहाँ से बेकार पदार्थ निकलता है। तो अब ज़रा इसके बारे में हम समझें। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये जो ऊष्मा इंजन है, ये ऊष्मा इंजन कैसे कार्य करता है। तो देखें, अब ये कुल मिला करके ऊष्मा इंजन की जो आंतरिक व्यवस्था होती है उसमें केवल बस 3 भाग होते हैं। एक ऊष्मा स्रोत, कार्यकारी पदार्थ का युद्ध जो होता है चक्र में होता है, और इसके बाद ये सिंक होता है। अब ज़रा समझिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, होता ये है कि ऊष्मा स्रोत के रूप में हम डीजल या पेट्रोल का यूज करते हैं। अब देखिए, अब आगे चल करके हम डिटेल में तो ऊष्मा इंजन की कार्यविधि को हम पढ़ेंगे ही, लेकिन फिलहाल आप यहाँ ज़रा देखें कि ऊष्मा स्रोत से ये चक्र होता है। इस चक्र में ही ये जो होते हैं, देखें तो अब ऊष्मा स्रोत से जब ये चक्कर अपने जगह पे चक्कर काटता है, तो चक्कर काटने के दौरान होता ये है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेता है। आप सुने होंगे इंजन एक 2 स्ट्रोक इंजन होता है, 4 स्ट्रोक इंजन होता है। पहले 2 स्ट्रोक इंजन होता था। 2 स्ट्रोक इंजन जो है जल्दी स्टार्ट नहीं होता था। पहले जो स्कूटर वगैरह आया करते थे वो 2 स्ट्रोक इंजन होते थे। अब 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक इंजन जो होते हैं उसमें एक किक मारने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद और टेक्नोलॉजी विकसित हुई है तो बटन वाला आ गया है, बटन ऑन करिए तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखे, होता ये है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा ली जाती है। ऊष्मा स्रोत का मतलब जैसा कि अभी हमने बताया पेट्रोल पेट्रोल जो होता है वाष्प के रूप में आता है इस चक्र में, और चक्र में आने के बाद वह भाप में परिवर्तित हो जाता है। और जब भाप में परिवर्तित हो जाता है तो ये जो चक्र है, इस चक्र में स्पार्क होता है। स्पार्क होता है तो चिंगारी छटकती है। जब चिंगारी छटकने लगती है तो जो पेट्रोल का भाप होता है, पेट्रोल के भाप में आग लग जाता है। और जब आग लग जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होती है तो यह ऊष्मा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ऊष्मा का
अधिकतर भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है। अधिकतर भाग कार्य में परिवर्तित होने के कारण होता ये है कि ये जो चक्र होता है, यह चक्र अपनी जगह पर घूमने लगता है और चक्र के अपने जगह पर घूमने से इस चक्र से ही रिलेटेड बाइक का या गाड़ी का पहिया होता है। जब ये इंजन चक्र काटता है, इंजन का चक्कर जो होता है अपने जगह पे घूमने लगता है, तो इसी से रिलेटेड बाइक या मोटर का पहिया होने के वजह से पहिया चलने लगता है और फिर गाड़ी जो है आगे की तरफ आपकी बढ़ने लगती है। तो अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद तो यहाँ से उष्मा ली गई और उष्मा का कुछ भाग जो है कार्य में परिवर्तित हो गया और कुछ भाग बच जाता है, वह बेकार पदार्थ होता है। देखते हैं इंजन से धुआं निकलता है, तो इंजन से जो धुआं निकलता है वो बेकार पदार्थ होता है और यह बेकार पदार्थ यहाँ सिंक से बाहर निकल जाता है। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि देखें, सिंक जहाँ से धुआं निकलता है, आप देखते हैं ना गाड़ी में साइलेंसर होता है जहाँ से धुआं निकलता है, तो उसका भी टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, वो भी बहुत अधिक गर्म होता है। तो कुल मिलाकर के उष्मा इंजन के 3 ही भाग होते हैं। उन 3 भागों में पहला भाग उष्मा स्रोत से उष्मा ली जाती है और लेने के बाद कार्यकारी पदार्थ में आग लगता है। आग लगता है तो इस उष्मा का कुछ भाग कार्य में परिवर्तित हो जाता है और शेष भाग जो बचता है वो बेकार पदार्थ के रूप में, कचड़े के रूप में, धुआं के रूप में इस सिंक से बाहर निकल जाता है। अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, उष्मा स्रोत की उष्मा हमेशा अधिक होती है, ये याद रखे रहिएगा। सिंक की उष्मा, सिंक का टेम्परेचर कम होता है। सिंक माने जहाँ से धुआं निकलता है भाई उसका भी टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन Q1 की तुलना में Q1 का टेम्परेचर T1 है और सिंक का जो टेम्परेचर है T2 है। अब देखें इस उष्मा को हम अगर Q2 मान लें तो अब देखिए ये उष्मा यहाँ से उष्मा यहाँ आई और बीच वाला भाग जो था वो कार्य में परिवर्तित हो गया। यानी इस प्रकार इन उष्माओं का जो अंतर होता है वह कार्यकारी पदार्थ के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अब इसके बाद आता है उष्मा दक्षता। उष्मा इंजन की उष्मा दक्षता। उष्मा दक्षता क्या होती है, ये इसको अब हम लोगों को ध्यान पूर्वक समझना है। उष्मा दक्षता को हम कहा करते हैं थर्मल इफिशियंसी। तो ये उष्मा दक्षता क्या होती है, ये थर्मल इफिशियंसी क्या होता है इसके बारे में हमें देखना है। तो देखें, हम आपको बता दें कि उष्मा इंजन के द्वारा किया गया कार्य और स्रोत से जो प्राप्त होने वाली उष्मा होती है, समझिए जरा, ये उष्मा इंजन के द्वारा किया गया कार्य और उष्मा स्रोत से पाने वाली जो उष्मा होती है, इन दोनों के अनुपात को ही उष्मा इंजन की उष्मा दक्षता कहते हैं। दक्ष का मतलब होता है, दक्षता का तात्पर्य होता है, कहा जाता है कि यह कितना दक्ष है, कितना दक्ष माने कितना योग्य है, ठीक ना। तो उष्मा दक्षता का मतलब उष्मा उत्पन्न करने की योग्यता, और जिस इंजन में उष्मा उत्पन्न करने की योग्यता ज्यादा होगी वो इंजन बढ़िया से काम करेगा। तो अब ये जो उष्मा दक्षता होती है इसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ईटा इक्वल टू होता है W/Q1। तो अब ये ईटा इज इक्वल टू W की वैल्यू रख लें। W इक्वल टू आपने देखा है Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 अपान हो जाएगा Q1।
अब Q1 से अगर हम अलग अलग भाग दे दें तो ईटा इजकल टू Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान हो जाएगा Q1, Q1 से Q1 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ईटा इजकल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस ये हो जाएगा Q2 बटा में Q1। तो अगर आपको Q2 और Q1 ज्ञात है, Q1 क्या है तो ऊष्मा स्रोत से प्राप्त होने वाली ऊष्मा, Q2 क्या है कार्यकारी पदार्थ से निकलने वाली ऊष्मा, Q1 मिलने वाली ऊष्मा है, Q2 निकलने वाली ऊष्मा है। तो अगर Q1 और Q2 का मान ज्ञात हो तो हम इस फार्मूले की सहायता से ऊष्मा इंजन की ऊष्मा दक्षता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो ऊष्मा इंजन है, ये ऊष्मा इंजन के बारे में हम आज आपको संक्षिप्त जानकारी दिए। हम आपको ये बता दें कि ऊष्मा इंजन में ये जितने अब जैसा ऊष्मा इंजन जानते हैं दो प्रकार का होता है, एक बाह्य दहन इंजन होता है और दूसरा आंतरिक दहन इंजन होता है। तो बाह्य दहन इंजन में जो कोयले वाला इंजन आता है, जो स्टीम इंजन होता है, स्टीम इंजन बाह्य दहन इंजन में का उदाहरण है। लेकिन अब बाह्य दहन इंजनों का प्रयोग बिल्कुल बंद हो चुका है, अब उसका प्रचलन नहीं हो रहा है। इसके बाद आंतरिक दहन इंजन है। तो आंतरिक दहन इंजन में जितने भी डीजल इंजन हैं, जितने भी पेट्रोल इंजन हैं, ये सब आंतरिक दहन इंजन हैं। तो ये सब यानी यहाँ पर ऊष्मा इंजन के रूप में आंतरिक दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, इन सब का प्रयोग ही होता है। अब इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कार्नो का आदर्श ऊष्मा इंजन क्या है। जब कार्नो का आदर्श ऊष्मा इंजन पढ़ लेंगे, हालांकि इनका पूरा नाम सादी कार्नो था और ये फ्रांस के रहने वाले थे और इंजीनियर थे। इन्होंने एक विशेष प्रकार का इंजन बनाया था। उस विशेष इंजन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद ऊष्मा पंप पढ़ना होगा, रेफ्रिजरेटर पढ़ना होगा और फिर ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम पढ़ना होगा। तब जाकर के यह चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। फिलहाल ये जो ऊष्मा इंजन है, हमें उम्मीद है कि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।